हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो अगर हम बात करते हैं तो फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स का मतलब है कि जब भी किसी बॉडी पे पुश या पुल एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी लगाई जाती है तो हम उसको बोल रहे हैं फोर्स, कि जिससे कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो। अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि उसकी वजह से बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या तो अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, चाहे वो स्लाइटली रेस्ट पे हो चाहे वो स्लाइटली मोशन पे हो। तो अगर किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, अपने पोजीशन को चेंज कर ले, तो उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को जो है वो बोला जाता है वर्क डन। मतलब कि वर्क कब डन बोला जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन तब होगा जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और वो बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करे, मतलब कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को चेंज करेगी, तभी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स लगाने से तभी वो बॉडी बोला जाएगा कि वो फिनोमिना, उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई वर्क डन हुआ है। अब अगर हम बात करें तो फॉर्मूला इसका एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों लगाया जाता है, कॉस थीटा इसलिए लगाया जा रहा है कि क्योंकि कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब ये कॉस इसमें क्या इफेक्ट करता है, ट्रिग्नोमेट्री ये इसमें क्या इफेक्ट कर रहा है। तो अगर मान के चल लीजिए कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड पोजीशन पे और उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो परपेंडिकुलर हो रही है या आगे की तरफ हो रही है, तो यहां पर जो एंगल बना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो बना आपका 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बना इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन विल बी 0। अब वही अगर मान के चल लीजिए आपकी बॉडी जा रही है, फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में और बॉडी की मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो भी आपका जो वर्क डन है वहां पर क्या हुआ, यहां पर बन गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर हो गया कि वर्क डन जो हुआ वो जितना भी फोर्स और जितना डिस्प्लेसमेंट लगा उसके बराबर आपका वर्क डन हो गया। तो cos थीटा लगाने का मतलब ये है। अब जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं कि मान के चलिए जैसे कूली है, रेलवे स्टेशन पे कूली को तो देखा ही होगा। अब कूली क्या करता है, सामान को अपने सर पे उठाता है और सर पे उठा के वो चलता है और वो ट्रेन के पास पहुंच के सामान को उतारता है और वो रख देता है। देखो, जब तक उसने सामान को उठाया और अपने सर पे रखा, सामान को उसने उठाया और अपने सर पे रखा, उसने वर्क डन किया, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। बट जब वो सर पे रख के और वो चल रहा है तो आप ये देखो कि सामान का जो फोर्स है वो सारा का सारा नीचे ग्राउंड की तरफ जा रहा है और जो वो चल रहा है वो स्ट्रेट पोजीशन पे चल रहा है, तो वहां पर ये एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री। तो वहां पर हम बोलते हैं कि उस कूली ने कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए वहां पर जो वर्क डन है वो वर्क डन 0 है। तो मतलब जैसे कूली अगर हम मान के चल रहे पैसा मांगता है तो हम क्या कहते हैं, भैया मुझको सीधा कहेंगे भाई तूने वर्क डन किया कहां है, तो मैं पैसा क्यों दूं तुझे। लेकिन एक्चुअली उसने वर्क डन किया, वो अपने मेहनत के पैसे मांग रहा है, बट एज पर थ्योरी कि उसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, तो परपेंडिकुलर होने के नाते वर्क डन विल बी 0।
तो ये है वर्क डन का पूरा कॉन्सेप्ट कि किसी भी बॉडी पे कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है वो अपने पोजीशन को चेंज करती है, वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा डिस्प्लेस कर रहा है अपने पोजीशन से, तब हम उसको कहते हैं वर्क डन हुआ है, वर्क डन हैज बीन डन। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा कि व्हाट इज वर्क डन, तो इट इज अ फिनोमिना व्हेन द force is applied on the object and the object changes its position, that phenomena is known as work done। ठीक है, वर्क डन की जो यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है हमारी जूल। वर्क डन की यूनिट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, और उसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल। आप जे से भी डिनोट कर सकते हो, आप पूरा जूल भी लिख सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कर रहे हो। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड यूज होता है वो है एनर्जी। अब देखो जी, वर्क डन की यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल है। इसका मतलब कि वर्क डन में और एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि दोनों की यूनिट जूल है। अच्छा, एक चीज और, जूल के साथ साथ इसकी एक दूसरी यूनिट भी होती है, दैट इज न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि F हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो मेरा है वो हो गया मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर। तो हम न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं और हम जूल भी बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, एनर्जी पे आते हैं। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी की भी यूनिट अगर जूल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन और एनर्जी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब उन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है वर्क डन और एनर्जी के अंदर कि एनर्जी कभी भी अगर लगती है किसी भी बॉडी पे, तो वर्क डन या तो होगा या तो नहीं होगा। दोनों कॉन्सेप्ट है, या तो वर्क डन होगा या तो वर्क डन नहीं होगा। अब क्यों होगा और नहीं होगा, मैंने दोनों क्यों बोला? मान के चल लीजिए ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आपने फोर्स लगाया, एनर्जी लॉस हुई, लेकिन क्या ये वॉल मूव करा? नहीं मूव किया ना। तो जब वॉल मूव नहीं किया लेकिन एनर्जी लॉस हुई, इसका मतलब जब वॉल मूव नहीं करेगा तो वर्क डन होगा नहीं। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज अ एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। वर्क डन होगा तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है थ्योरेटिकली, वर्क डन नहीं हुआ मतलब कि आपने कोई एनर्जी लगाई नहीं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली ये है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अगर वर्क डन होने की एबिलिटी है तो एनर्जी है, अगर वर्क डन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट भी हो गई हमारी जूल। अब एनर्जी जो हमारी है वो बहुत सारे फॉर्म्स की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी और भी बहुत सारी हैं, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पता नहीं कितने टाइप ऑफ एनर्जी होती है। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, कि मैकेनिकल एनर्जी है क्या। मैकेनिकल एनर्जी इट कंप्लीटली डिफाइंस मैकेनिकल, मतलब कि किसी चीज से हुआ मशीनरी वाली चीज बोल दो आप, या मस्कुलर से भी आप मैकेनिकल प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो मेरी दो पार्ट में होती है, पहली होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? काइनेटिक एनर्जी कब लगता है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में तब लगेगा, या हम तब डिफाइन कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जब वो बॉडी मोशन में होगी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब उस पे जो एनर्जी लग रही है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कब लगती है? जब मोशन में है तो काइनेटिक है, तो जब मोशन में नहीं होगा तो
पोटेंशियल है। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल का मतलब यही है। काइनेटिक एनर्जी कब लगा किसी भी बॉडी पे? जब बॉडी मोशन में है। पोटेंशियल एनर्जी कब लगा? जब बॉडी मोशन में नहीं है, मतलब कि जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मान के चल लीजिए कि अगर आपने एक बॉल को यहां पर पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपने बॉल को पकड़ा हुआ है तो उसका वो बॉडी रेस्ट पे है, बॉल रेस्ट पे है, ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पे पोटेंशियल एनर्जी हाई है। जैसे बॉल की पोजीशन ये है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा है वो हाई है और काइनेटिक एनर्जी जो मेरा है वो 0, क्योंकि ये बॉल रेस्ट पे है। अब इस बॉल को जैसे ही मैंने छोड़ा तो ड्यू टू ग्रेविटेशन वो बॉल नीचे की तरफ आएगा। जब वो नीचे की तरफ आया तो यहां पर मान के चल लो इस पोजीशन पे पहुंचा, तो इस पोजीशन पे ये मिड पोजीशन मान लेते हैं कि मिड पोजीशन पे पहुंचा, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिक्रीज हो रहा है। अब ये मान के चले था मिड पोजीशन है। मिड पोजीशन पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो मेरी है वो सबसे हाई हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी है वो मेरी हो जाएगी 0। अब ये और नीचे आना शुरू हुआ, ये पहुंच गया ग्राउंड पे। अब ये जब और नीचे आ रहा है इस टाइम पे अब काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो गई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई। और जब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद वापस वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया। और जब वो वापस रेस्ट पोजीशन पे आ गया देन अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज हाई एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। अब इससे क्या समझ में आया कि बॉल रेस्ट पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी हाई था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आना शुरू हुई, स्पीड गेन किया इसने। जब इसने स्पीड गेन करना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरी इंक्रीज होती गई और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई। एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पर पूरा काइनेटिक एनर्जी हाई है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस पॉइंट से जब ये 0 वाला पॉइंट आ गया, इससे जब और नीचे आना शुरू होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू करेगी, क्योंकि अब वापस से वो बॉल जो है वो रेस्ट के पोजीशन पे जाना शुरू हो गया है। तो जब वो बॉल रेस्ट के पोजीशन पे जाना शुरू हो गया तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया और काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो गया। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो गया और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहां पर हो जाएगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाई। अब इन दोनों के अपने अपने डेरिवेशंस भी होते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला है मेरा काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज mgh। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन बड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में क्या चीज होती है? पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में मेरे को पता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इसमें कोई डाउट है? तो जब एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन है तो यहां पर हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी बॉडी अगर एक हाइट पे है, उस हाइट को मैं मान लेता हूं h, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी इस हाइट पे थी तो दिस इज कंप्लीटली हाइट h, तो इसका हो गया इनटू h। फोर्स क्या होता है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस पोजीशन पे यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज स्मॉल g, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। तो यहां पर लग जाएगा m इंटू g। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज mgh, जो कि हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अब मेन जो डेरिवेशन आता है वो डेरिवेशन आता है काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन पे हम क्या करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो डेरिवेशन है दैट इज हाफ mv²। अब ये कैसे बनता है? तो अगेन हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर सबको याद हो मोशन के 3 लॉस थे। पहला लॉ बोलता था v इज इक्वल टू यू प्लस at,
दूसरा बोलता था S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा लॉ बोलता था, तीसरा फॉर्मूला जो था वो था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो थर्ड फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो उससे होता है S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, करेक्ट। तो यहां पर, और फोर्स का मुझे पता है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी मेरी मोशन में है उस टाइम पे। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये मेरा बन गया इसका ब्रेकअप। अब 2a से मैंने a को काट दिया। अब जिस पोजीशन से बॉडी मोशन पे आई है, तो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 0। तो जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो W इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a से तो मेरा a कट गया, और जब बॉडी मोशन में आई है उससे पहले बॉडी की पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है वो रेस्ट पे थी, इसकी वजह से यहां पर u इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट पोजीशन पे थी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। तो यहां पर आप इसको वर्क डन इज इक्वल टू ये लिख सकते हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब सबसे बड़ी चीज कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए, मैंने पहले भी ये चीजें बताई है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं कंजर्वेशन की बात करता हूं तो कंजर्वेशन का मतलब है, सीधी सी डेफिनेशन, दैट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में होता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी में होता है, इन दोनों को सम करते हैं। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब कि अगर काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक घटेगा। तो इसका मतलब यही है कि मैकेनिकल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी लग रही है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और इन दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो काइनेटिक बढ़ा तो पोटेंशियल घटा, पोटेंशियल बढ़ा तो काइनेटिक घटा। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगला चीज आती है जो हमारी, वो है कि जो वर्क डन मेरा हो रहा है वो वर्क डन टाइम के कंपैरिजन में हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज नोन एज पावर। पावर का मतलब क्या है कि जो भी वर्क डन हो रहा है या जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज पावर। तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और पावर की यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। तो पावर को हम कभी भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर को या तो हम वॉट में लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे जूल पर सेकेंड में। ठीक है, तो पावर को या तो हम लिखेंगे वॉट में या फिर हम लिखेंगे जूल पर सेकेंड में, इन दोनों में से हम किसी में भी लिख सकते हैं। तो पावर की डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से मेरा वर्क डन हो रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। अब अगर हम बात करें कि पावर तो मेरा हो गया कि दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी लॉस की, एनर्जी की या एनर्जी लॉस की या हीट एनर्जी या किसी भी एनर्जी की, तो एनर्जी होता क्या है? तो जो मैंने भी पहले बताया था कि कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क,
अब लेकिन क्या है, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम दूसरे एनर्जी की बात कर रहे हैं। सबके घर में लाइट यूज होती है, सबके घर में लाइट है। आप मोबाइल चार्ज करते हो तो भी लाइट की जरूरत पड़ती है, आप फैन चलाते हो तो भी लाइट की जरूरत पड़ती है। तो जब आप दिन भर का सारा अपना काम करते हो तो घर के बाहर, सबके घर के बाहर एक मीटर लगा होता है। मीटर क्यों लगा होता है? मीटर से यह बताया जाता है कि भाई आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी। एक्चुअली वो बताता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी इस पूरे दिन में या इस पूरे महीने में, वो जब आपके घर में बिल आता है तो हमको पता चलता, अच्छा हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली। तो जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, जो, क्योंकि ये कॉमर्शियल है, क्योंकि अगर हमारा जो बिल आ रहा है हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, पैसा दे रहे हैं उसको, हम अगर यूज कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी तो हम उसको पैसा भी दे रहे हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है, उस एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है, उसको हम हमेशा डिनोट करते हैं किसमें? किलो वॉट आवर में। किलो वॉट आवर में हम ये कॉमर्शियल यूनिट डिनोट करते हैं। अब किलो वॉट आवर का मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में हम कितना किलोवाट यूज कर रहे हैं, वो चीज मेरे को बताता है ये यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि एनर्जी तो हम डिनोट करते हैं जूल से। एनर्जी का डिनोशन किससे होता है? जूल से होता है। तो जब एनर्जी हम डिनोट कर रहे हैं जूल से, तो ये किलोवाट आवर से हम कैसे पता करेंगे कि हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं जूल के अंदर, तो मैं बता सकता हूं कि मैंने कितना एनर्जी कंज्यूम किया इसके अंदर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो वॉट सेकेंड इज इक्वल टू जूल। इसका मतलब है कि 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। अगर इस किलो वॉट आवर को मैं वॉट सेकेंड में चेंज कर दूं, तो मतलब कि मैं अपनी एनर्जी कंजप्शन निकाल सकता हूं कि 1 किलो वॉट आवर के अंदर मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, वो मैं निकाल सकता हूं। तो किलो वॉट आवर को हम वॉट सेकेंड में चेंज करते हैं। तो किलो वॉट को अगर मैं वॉट में लिखूंगा तो ये हो गया 1000 वॉट। 1 आवर को अगर मैं सेकेंड में लिखूंगा तो हो गया 3600 सेकेंड। तो टोटल ये कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल। तो मतलब कि अगर मान के चल लीजिए कि मैं 1 किलो वॉट आवर अगर बिजली यूज कर रहा हूं, मतलब कि मैं अगर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो 1 यूनिट कंज्यूम करने का मतलब मैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है जी। तो अब इस तरीके से आप इसका एनर्जी निकाल सकते हो। प्लस आपके जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि जो न्यूमेरिकल्स इनके आते हैं कि हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, मुझे इस महीने कितने पैसे भरने हैं, वो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको आपके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो आप एक बार इतना रिवीजन करिए, उसके बाद फिर हम आगे मिलते हैं। थैंक यू।